रागिनी की शादी पक्की हो गई। यह खबर मिलते ही ज्योति के हृदय में जैसे मनहूसियत सी छा गई। 30 वर्ष से भी अधिक की हो गई होगी रागिनी की उम्र। भैया भाभी के लाख प्रयास के बाद भी रागिनी के लिए सुयोग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक और जहां शादी में ज़्यादा खर्च ना कर पाने की असमर्थता रहती, वहीं दूसरी तरफ सुयोग्य वर मिलना भी कठिन होता। और अब जबकि शादी तय हो गई है तो ज्योति की परिस्थिति ऐसी है कि खुशी की जगह उसके हृदय में शंका और डर सा समा रहा है। ज्योति रागिनी की बुआ है, खाली हाथ शादी में गई तो क्या खुशी खुशी शादी में शामिल हो पाएगी? उसे अंदर ही अंदर अपमान की व्यथा नहीं झेलनी पड़ेगी? और यदि संजीत से रागिनी के लिए एक अच्छे तोहफे की मांग की तो क्या संजीत का बेबस चेहरा उसके हृदय को तार तार नहीं कर देगा? भैया गरीब है, जरूरतमंद है, पर आत्मसम्मानी भैया को निसंदेह ज्योति से कोई आकांक्षा नहीं होगी। लेकिन भाभी को अपनी बेटी के लिए ज्योति से कम एक सोने की अंगूठी की आस तो होगी ही। भैया भाभी की गोद में ही तो पली बढ़ी है ज्योति। पिता की असमय मौत ने उसकी माँ को मानसिक रोगी बना दिया, तब भैया भाभी ने ही उसे स्नेहहीन संरक्षण दिया। भैया के गले में बाहें डालकर, लाड दिखाकर उसने कई खिलौने, कपड़े व तोहफे पाए हैं। भैया के साथ बिताया गया हर पल ज्योति के लिए अविस्मरणीय है। बच्चों के लिए लाई गई मिठाइयों में से एक मिठाई का टुकड़ा ज्योति के मुंह में ठूंसकर दायित्व निर्वाह करती भाभी के एहसान से तो कदाचित उन्हें सोने चांदी से तौलकर भी उरीन नहीं हो सकती ज्योति। जाने कितनी बार ज्योति ने भाभी को बगैर सब्जी के दाल रोटी गटकते देखा है, लेकिन ज्योति की थाली में सब्जी की कमी कभी नहीं हुई। ज्योति ने संजीत को भैया भाभी की हर बात बताई है। संजीत को भी रागिनी की शादी में एक अच्छी खासी रकम खर्च करने से ऐतराज नहीं होगा, लेकिन पैसे बचते कहाँ हैं जो खर्च किए जाए? संजीत की मजबूरी को जानती है ज्योति, इसीलिए चुप रहती है। संजीत भी कदाचित अपनी व्यवस्था के कारण ही चुप था, अपने भीतर चल रहे द्वंद्व से लड़ रहा था। पहले ज्योति भी नौकरी करती थी, वह शिक्षिका थी, लेकिन ब्याह होते ही संजीत ने उसे नौकरी पर जाने से मना कर दिया। देखो ज्योति, माँ बहुत कमज़ोर हो गई है। बाबूजी के देहांत के बाद इन्होंने बड़ी तकलीफ से मुझे और अंकिता को पाला है। तुम नौकरी करने जाओगी तो फिर से माँ को रसोई में जुट जाना पड़ेगा। पूरे दिन के लिए आया रख लेंगे, ज्योति ने सुझाव दिया। आया का खर्च भी कम नहीं होता ज्योति, चोरी चपाटी अलग होती रहेगी। तुम्हें इतना वेतन नहीं मिलता कि तुम नौकरी करके कुछ बचा सको। फिर क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का? तुम घर पर ही रहो, माँ का ख्याल रखो, मुझे नौकरी करने दो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। स्नेह से ज्योति के गालों को हथेली पर रखते हुए निर्णयात्मक लहजे में संजीत ने फैसला सुनाया तो ज्योति को झुकना ही पड़ा। माँ के प्रति संजीत का स्नेह भाव देखकर पहले पहले ज्योति गौरवान्वित हो उठती थी कि वह एक मातृभक्त पुरुष की पत्नी है। संजीत का सदैव माँ के प्रति चिंतित रहना ज्योति को बेहद भला लगा करता था। हर माह वेतन मिलने के बाद संजीत सारा वेतन माँ के हाथ पर धर दिया करता था। यह भैया भाभी द्वारा दी गई शिक्षा का ही परिणाम था कि ज्योति यह सब देखकर भी कभी अपनी सास से ईर्ष्या नहीं कर पाई। लेकिन जल्दी ही संजीत का मातृ प्रेम ज्योति को खटकने लगा। यदि प्रेम और विश्वास दोनों पक्ष बराबर हो तो सब कुछ सुखद भी लगता है, अन्यथा विपरीत परिस्थितियों में भला कौन सुखी रहा है? संजीत को अपनी माँ पर अपार विश्वास था, इसीलिए उसने कभी माँ से अपने दिए पैसे का हिसाब नहीं पूछा। लेकिन ज्योति जानती थी कि माँ पैसे बचाती है। कई बार ज्योति ने उन्हें अंकिता को पैसे देते देखा भी था। ज्योति सोच सोचकर व्याकुल हो उठती। यदि अंकिता को पैसों की ज़रूरत है तो उसकी मदद जरूर की जानी चाहिए।
पर संजीत को इसकी जानकारी देनी भी तो आवश्यक है। संजीत को अंधेरे में रखकर माँ द्वारा किया जा रहा कृत्य ज्योति को तनावग्रस्त कर जाता। उसे लगता जैसे संजीत की कद्र इस घर में सिर्फ एक पैसे कमाने वाली मशीन के रूप में है। ना तो उसे किसी का निस्वार्थ प्यार मिलता है, ना ही विश्वास। माँ के इस व्यवहार के बाद संजीत के प्रति ज्योति का स्नेह दुगना हो गया, क्योंकि वो जानती है कि संजीत का उसके अलावा कोई नहीं। घर की परिस्थिति माँ से छिपी नहीं थी, लेकिन तभी वे बजाय इस घर में कुछ खर्च करने के चुपके से अपनी बेटी को पैसे देती रहती। ज्योति को कई बार लगता कि उसे माँ की शिकायत संजीत से कर देनी चाहिए, लेकिन कहीं संजीत सच जानने के बाद माँ से स्पष्टीकरण ना मांग ले और घर का शांत वातावरण दुखद ना बन जाए, यही सोचकर वह चुप रह जाती। कई बार पैसों की तंगी के कारण ज्योति को अपनी आकांक्षाओं को अपने ही अंदर में दफना भी देना पड़ता, पर ज्योति की ललक माँ को पिघला नहीं पाती। जैसे वे कभी कभार अंकिता को पैसे दे देती है, वैसे ज्योति को कभी क्यों नहीं दे पाती। यदि संजीत का घर खर्च के पैसे ज्योति को दिया करता तो निश्चित ही ज्योति भी अपने लिए थोड़े पैसे हर माह बचा लिया करती। पर फिलहाल तो स्थिति ऐसी थी कि जब भी आवश्यकता हो उसे संजीत से ही पैसे मांगने पड़ते। जब से ज्योति ने माँ को छिपाकर अंकिता को पैसे देते हुए देखा था, तब से उसने अपनी आवश्यकता के लिए माँ से पैसे मांगना ही छोड़ दिया था। जब भी पैसे की ज़रूरत होती वह संजीत से ही मांगती। संजीत कभी उसे अपने पॉकेट मनी से पैसे निकाल कर दे देता तो कभी माँ से लेकर दे देता। पिछली बार जब होटल दीपति में साड़ियों की सेल लगी थी, तब ज्योति की पास पड़ोस की सभी सखियां सेल से साड़ी खरीदने जा रही थी। उन्होंने ज्योति से भी साथ चलने का सहज आग्रह किया। इस बार ज्योति अपनी आकांक्षा के आगे विवश हो गई। पैसे की मांग सुनते ही संजीत के चेहरे पर हमेशा की तरह एक बेबसी सी छा गई। उसे ज्योति के लिए माँ से पैसे मांगने पड़े। माँ ने पैसे तो दिए, पर साथ ही भाषण देने से भी बाज नहीं आई। बहू, आस पड़ोस की औरतों को देखकर तुम्हारा भी साड़ी के लिए ललकना गलत तो नहीं, लेकिन साथ में यह भी देख लेना जरूरी है कि संजीत की कम तनख्वाह में क्या यह संभव है। और फिर तुम्हारे पास साड़ियाँ हैं तो तुम इस बार तो चली जाओ, पर आगे से ध्यान रखना, जरूरत हो तभी कुछ खरीदना, अन्यथा पैसे बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारना चाहिए बेटी। आज थोड़ा बहुत बचाओगी तो कल तुम्हारे ही काम आएगा। और ज्योति का मन उचाट हो गया। वह सखियों के साथ बेमन से सेल तो देखने गई और एक साधारण सी साड़ी भी खरीदी, लेकिन खुशी से नहीं। सखियों का उल्लसित चेहरा देखकर उसे बार बार अपने आप पर शर्म आती रही, यह सोचकर कि कैसा जीवन है उसका। माँ ने थोड़े से पैसे देते हुए कितनी लंबी चौड़ी बात सुना दी थी, और सब कुछ सुनकर भी खामोश खड़ा रहा था संजीत, जैसे उसे माँ की हर बात मान्य हो। कभी कभी ज्योति बड़ा उपेक्षित महसूस करती। यदि उसने नौकरी नहीं छोड़ी होती तो इच्छानुसार अपना जीवन तो जीती, लेकिन अब इन बातों को सोचकर मन मैला करने से क्या फ़ायदा। खैर, जो कुछ भी उसके साथ होता है उसे तो वह सहन कर लेती है, लेकिन फिलहाल रागिनी का ब्याह सिर पर है। कितनी विषम घड़ी आ गई थी। यदि वह संजीत से जरा सी जिद करेगी तो निश्चित ही ज्योति की खुशी के लिए कर्ज लेकर इंतजाम कर ही देगा, लेकिन कर्ज लेकर संजीत पर बोझ डालना ज्योति को अच्छा नहीं लग रहा था। पर चुप रहना भी तो कोई हल नहीं होगा। संजीत से बात तो करनी ही होगी। संजीत ज्योति की आकांक्षा जानकर कहीं परेशान ना हो जाए, यह सोचकर ज्योति के नेत्र सजल हो उठे। वह तो सदैव यही चाहती थी कि अपनी वजह से संजीत को परेशान ना होने दे। बेचारा संजीत, ज्योति के अलावा उसका ख्याल रखने वाला और कोई भी तो नहीं। अपनी माँ को अपने जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान देता है वह, पर यह नहीं जानता कि उसकी माँ उसे कैसे छल रही है। माँ का दिल टटोलने के उद्देश्य से ज्योति ने मन ही मन योजना बनाई कि वह माँ के साथ ज़रूरत से ज़्यादा नरमी से पेश आएगी और उन्हीं को अपनी समस्या बताएगी। देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। वैसे तो माँ के
अनपेक्षित व्यवहार के बावजूद ज्योति उनसे कभी कठोर नहीं हो पाई थी, पर अब उनके साथ अपेक्षाकृत व अधिक कोमल व्यवहार करने का उसने निर्णय लिया और मौका पाते ही वह अपनी उधेड़ बुन से माँ को अवगत कराते हुए बोली, माँ, रागिनी की शादी में जाना है। समझ में नहीं आता उसे क्या तोहफा दूं। मेरे भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अतः उनकी बेटी के प्रति मेरा भी तो कोई दायित्व बनता है। तुमने संजीत से बात नहीं की? नहीं माँ, पूछने में संकोच हो रहा है। कितनी मुश्किल से घर चल रहा है, उस पर यह शादी। हाँ वो तो है, कहते हुए माँ ज्योति के पास खिसक गई। तू ऐसा कर बेटी, संजीत से इस समय कुछ भी मत कहना। उसके पास पैसे तो नहीं, वह बेकार परेशान होगा, लेकिन उनसे कहे बगैर तुमसे कहा ना, उससे मत कहना। अपनी बात में दृढ़ता लाती हुई माँ बोली। उन्हें देखकर लग रहा था मानो बेटे के परेशानी से व्यथित हो। ज्योति का भी जी चाहा कि वह अपने नाटकीय आवरण को उतार फेंके और कह दे माँ से कि अगर बेटे की परेशानी की इतनी ही चिंता है तो बेटे का पैसा चुरा चुरा कर बेटी को देने की क्या ज़रूरत है। खुद जब बेटे के साथ छल करती है तब तो कुछ नहीं लगता, और इस वक्त चेहरे पर ऐसे स्नेह उमड़ा रही है जैसे उन जैसी ममतामयी माँ और कोई होगी ही नहीं। छी! ज्योति का हृदय माँ के लिए नफरत से भर गया। उसने निर्णय लिया कि वह खुलकर इस विषय पर संजीत से बात करेगी। यदि ज्योति को कुछ पैसे मिलते रहते तो आज रागिनी की शादी के वक्त यह समस्या नहीं आती। आखिर संजीत के पैसे पर ज्योति का भी हक बनता है। ज्योति का हृदय कुंठाग्रस्त हो चला। जब तक वह अपनी व्यथा को संजीत के आगे उड़ेल नहीं देगी, मन शांत नहीं होगा। लेकिन उस रात भी ज्योति संजीत से कुछ नहीं कह पाई। कारण संजीत देर रात को घर लौटा और कहने लगा कि ओवर टाइम कर रहा था। ज्योति पसीज गई, थककर चूर हो गया था संजीत। ज्योति को संजीत के आराम की चिंता होने लगी थी। अब इस वक्त कुछ भी कहना संभव नहीं था। माँ के संबंध में कुछ भी कहकर वह संजीत की नींद हराम नहीं कर पाई और चुपचाप अपने तनाव को अपने अंदर ही सहेज लिया उसने। सुबह ज्योति का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। पूरी रात कुंठित मन लेकर सो भी नहीं पाई थी वह। सुबह माँ ने स्नेहपूर्वक एक दो वाक्य पूछे थे, शायद संजीत के देर से आने के बारे में, पर ज्योति उनकी बात अनसुनी कर चुप रही। माँ के चेहरे की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं हो रही थी उसकी। कितनी चालाकी से कह रही थी कि तोहफे के बारे में संजीत से ना कहूँ। वह तो यही सोचती होंगी कि मैं बगैर किसी तोहफे के चली जाऊं। व्यथित हृदय से ज्योति ने सोचा, उह, मेरा अपमान हो या सम्मान, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। इनके लिए तो बेटी ही है, सब कुछ है। खीज उठी ज्योति, मुंह फुलाए घर का काम करती रही। माँ से उनके छल कपट का जिक्र करते हुए लड़ बैठने की इच्छा हो रही थी उसकी, पर आदतन चुप ही रह गई। आज तक कभी किसी से लड़ने जैसी स्थिति ज्योति के आगे नहीं आई थी। लड़ाई झगड़े से सदैव दूर भागने की प्रवृत्ति रही है उसकी। अपनी आदत पर उसे क्रोध भी आ रहा था। उल्टा जवाब देने की आदत होती तो प्रतिक्रिया के बाद थोड़ी सी राहत तो मिलती, पर अब तो अंदर ही अंदर घुटते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। संजीत रोज की तरह 9 बजे ही दफ्तर से निकल गया था। ज्योति सोच रही थी कि वह धीरे से माँ से पूछे कि उनके इस वक्तव्य का भला क्या अर्थ है कि संजीत को तोहफे के बारे में कुछ न कहना। वह माँ से बड़ी सुस्पष्ट बातचीत कर एक निर्णय लेने को मचल उठी। ज्योति को लग रहा था कि वह कब तक माँ के अन्याय को सहती रहेगी। एक बार आवाज़ उठाना तो जरूरी है, ताकि अगली बार से माँ उसके और संजीत के खिलाफ कोई षड्यंत्र ना करे। सच, यह सब षड्यंत्र नहीं तो और क्या था। संजीत से कुछ कहे बगैर बंदोबस्त कैसे हो सकता है। ले देकर 8 रोज ही तो शेष रह गए थे रागिनी के ब्याह को। ज्योति मन ही मन वो भूमिका तैयार करने लगी जिसका सहारा लेकर उसे माँ से स्पष्टीकरण मांगना था। स्वयं को तैयार कर ज्योति जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, देखा माँ तैयार होकर बाहर निकल रही है। मैं जरा अंकिता के पास जाकर आती हूँ, माँ ने कहा तो ज्योति को लगा
चीख कर उन्हें रोक ले, कहे पहले मेरी बात का जवाब दीजिए फिर जाइए, लेकिन कह नहीं पाई। आज फिर उसकी संकोची प्रवृत्ति ने उसे झुका दिया। माँ जा चुकी थी। ज्योति को कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। क्या करे, किससे कहे। जी चाहा संजीत के दफ्तर में फ़ोन करके उसे घर पर बुला ले और चीख चिल्लाकर अपने मन की भड़ास निकाल ले। एक तो आंतरिक घुटन बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, ऊपर से माँ का रवैया और संजीत की चुप्पी जानलेवा सिद्ध हो रही थी। पता तो है संजीत की भी रागिनी की शादी में जाना है। मेरा कार्यक्रम क्या है, कब जाना है, कब लौटना है, कुछ भी तो नहीं पूछा उसने। ज्योति त्रस्त हो गई। कई दिनों से लगातार एक ही विषय पर सोचते सोचते वह उब गई थी। मानसिक यंत्रणा इतनी बढ़ गई कि वह तकिए में मुंह छुपाकर सिसक सिसक कर रो पड़ी। ना कुछ बनाने की इच्छा हुई, ना खाने की। माँ अंकिता के घर गई है तो शाम को ही लौटेंगी। बिस्तर पर पड़े पड़े कब नींद आ गई ज्योति को पता ही नहीं चला। अचानक दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर ज्योति हड़बड़ा कर उठ बैठी। घड़ी की तरफ देखा, शाम के 4 बज रहे थे। सारा शरीर थक कर चूर हो गया था। वह बेमन से उठी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने संजीत खड़ा था। संजीत, इस वक्त वह सोच में पड़ गई, पर संजीत के चेहरे पर ज्योति की आश्चर्य को देखकर कोई भाव नहीं उभरा। ज्योति, माँ आज दफ्तर आई थी, मुझे 2000 रुपये दिए हमारे टिकट के लिए। मैं रिजर्वेशन करवा कर आया हूँ रागिनी की शादी के लिए। शादी को 2 रोज पहले चले जाएंगे, ठीक है ना। शर्ट उतार कर बाथरूम में प्रवेश करते करते संजीत बोला, क्या तुम भी चलोगे। जरूर जाऊंगा, वरना भैया क्या सोचेंगे। उनकी पहली बेटी की शादी है और तुम अकेली। नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। ज्योति चुप रही। हृदय के संशय में कोई उत्तर नहीं। तोहफे के संबंध में तय होना जो शेष था, चेहरे पर खुशी का भाव ना पाकर संजीत बिगड़ गया। यह क्या ज्योति, टिकट भी ले आया, पर लगता है तुम खुश नहीं। आखिर क्या बात है। रागिनी को क्या देंगे यह भी सोचा है। रागिनी के लिए कंगन लेने ही तो गई है माँ। क्या, चौंक गई ज्योति। हाँ, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। नहीं ज्योति, माँ पैसे बचा कर रखती थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज वह दफ्तर में आकर जब टिकट के पैसे देने लगी तो मैं चकित हो गया कि माँ के पास इतने पैसे कहाँ से। तब उन्होंने बताया कि वह घर के खर्चे से पैसे बचाती थी। अंकिता के बैंक में ही उन्होंने अपना भी एक खाता खोल लिया था। वह अंकिता के हाथ पैसा जमा करवा दिया करती थी। इस समय उन्होंने पूरे 10,000 रुपये बैंक से निकाले हैं। 8,000 कंगन के, 2,000 आने जाने के। सच्चाई सामने आते ही चकित रह गई ज्योति। संजीत, यदि माँ हमें बता देती कि वो पैसे जमा कर रही है, हम अनावश्यक तनाव से तो बच जाते। ज्योति, माँ कह रही थी, यदि वह हमें बताती तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती। हमें उलझुल चीज़ों को खरीदने की इच्छा जागृत हो जाती। उन्होंने हम दोनों के स्वभाव को समझकर ही ऐसा कदम उठाया था। तुम्हें भी माँ से सब सीखना चाहिए। फिर आगे भी बहुत कुछ बोला संजीत, जिसे ज्योति सुन नहीं पाई। वह तो सोच रही थी कि आंखों देखा कानों सुना भी कैसे गलत सिद्ध हो जाता है। उसे तो लगता था कि वह पत्थरों के घर में आ गई है, जहाँ उसकी किसी को परवाह नहीं है। पर यहाँ तो सभी उससे प्यार करते हैं, उसके लिए चिंतित रहते हैं। संशयों के दायरे से तो निकल आई थी ज्योति, पर हृदय में चैन अभी नहीं था। अब तो जब तक माँ के चरण छूकर माफ़ी नहीं मांग लेगी, उसे चैन नहीं आएगा। ज्योति अपने को श्रेष्ठ समझती थी, लेकिन ज्योति की चुप्पी, त्याग, सहनशीलता और कर्तव्य पालन का एक प्यारा सा प्रतिदिन देखकर माँ ने भी अपनी श्रेष्ठता का एहसास उसे करा दिया। ज्योति को लगा जैसे उसकी सारी अच्छाइयाँ कितनी बौनी सिद्ध होने लगी है, त्यागशील और स्नेही माँ के सामने। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।